बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आज के व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो ये कि मरियम नवाज़ की पक्की छुट्टी होने जा रही है और कैसे नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपनी साहबजादी मरियम नवाज़ तो ठीक, लेकिन आले शरीफ जो है इसे भी तबाहो बर्बाद कर रहे हैं। जिस रास्ते पर इस वक्त वो चल रहे हैं, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब के बेगुनाही के बड़े सबूत भी सामने आ चुके हैं। ये सबूत क्या हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, इख्तलाफात उनसे अपनी जगह पर, लेकिन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू उनका किया गया शाहज़ेब खानज़ादा, दोनों जियो के ही सहाफ़ी या रिपोर्टर हैं। बहरहाल इस इंटरव्यू के अंदर ख़ास तौर पर जो इलेक्शंस हैं फरवरी 8 वो होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, इस पर हामिद मीर साहब ने बड़ा कुछ क्लियर जो चीज़ें हैं वो बताई हैं और साथ ही साथ नवाज़ शरीफ जो हैं इनके लिए भी बुरी खबरें उन्होंने सुना दी हैं। तो हुआ कुछ यूँ है नाज़रीन, इस इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले तो जो हैं शाहज़ेब साहब, उन्होंने सवाल किया हामिद मीर साहब से कि क्या इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए कुछ उम्मीद पैदा हो सकती है। यानी कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सख्तियाँ चल रही हैं और जो इख्तलाफात के हवाले से कहा जा रहा है, तो क्या इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा या कोई उम्मीद पैदा हो सकती है। हालांकि इमरान खान साहब को किसी भी उम्मीद की या दूसरी तरफ जो हल्के हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो हल्के इमरान खान साहब से रब्ता कर रहे हैं और इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें जारी हैं। बहरहाल उनका ये सवाल था तो एज़ इट इज़ मैंने आपके सामने रखा। तो इस पर हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि असल में मसला ये नहीं है, असल में जो उनका मसला है वो ये है कि क्या जो आइंदा इंतखाबात हैं वो पुरअमन होंगे। और दूसरे नंबर पर वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनको वो देख रहे हैं कि लोटों की बारात में सजा कर नवाज़ शरीफ को लाया जा रहा है। लोटों की बारात उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जो शमूलियतें नून लीग में करवाई जा रही हैं, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान में वो गए और उन लोगों को शामिल किया जिनके हवाले से बदनामे ज़माना का लफ्ज़ जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर इधर उधर से भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर भी, तो ये दो जवाबात उनकी जानिब से दिए गए। लेकिन अब ये जो उन्होंने कहा कि क्या फरवरी में पुरअमन इंतखाबात होंगे, वैसे तो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब जो हैं उन्होंने जो एक हुक्मनामा दिया था और उसमें कहा था जी कि फरवरी इलेक्शंस के हवाले से उस तरह से कोई बात ना करे। बहरहाल हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने तो उस वक्त भी दबंग अंदाज में कहा था और अब भी उन्होंने जो बात है वो की है। और ये जो बात वो कह रहे हैं कि क्या फरवरी में पुरअमन इंतखाबात होंगे, ये असल में उन्होंने इसकी जो मंतक है वो क्या दी है, इसको असल में उन्होंने जोड़ा है PSL के साथ जो कि फरवरी में होने जा रहा है। और इस मरतबा पूरे का पूरा जो PSL है वो फरवरी में UAE में यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात में करवाया जा रहा है, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में हो। अब यहाँ पर सवाल एक और पैदा होता है, ये भी हामिद मीर साहब ने बताया है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मुश्किलों से पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी वापसी की गई और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान लाए गए। इवन के एक सीज़न तो PSL का ऐसा भी हुआ कि फ़ाइनल पाकिस्तान में कुछ मैचेस रखे गए और इंटरनेशनल प्लेयर्स कुछ ने इनकार किया पाकिस्तान आने से, तो उनके बग़ैर PSL कराया गया, फिर पूरा का पूरा PSL पाकिस्तान में कराया गया। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि जो सारे का सारा PSL है वो मुत्तहिदा अरब अमारात शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ पर ये जो PSL है वो करवाया जा रहा है। तो इस पर वो ये कह रहे हैं कि PSL इस वजह से वहाँ पर करवाया जा रहा है, इसके लिए जो रीज़न दी जा रही है वो ये है जी कि फरवरी में हालात कुछ ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, यानी कि हालात पुरअमन नहीं रहेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर जो PSL है वो UAE में ही करवाना बेहतर होगा। अब थोड़ा सा आप सोचिए कि अगर PSL पाकिस्तान में नहीं हो सकता और 3-4 शहर ज़्यादा से ज़्यादा रावलपिंडी में होते हैं, लाहौर में होते हैं, कराची में होते हैं या मुल्तान में मैचेस होते हैं, तो 4 शहर हैं जहाँ पर PSL करवाया जाता रहा है। तो इन 4 शहरों में सिर्फ एक मैच के लिए अगर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती और इस वजह से सिर्फ अंदाजे की बेस के ऊपर है या जो कुछ भी है, तो PSL वहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो इलेक्शंस के ऊपर एक बड़ा जो सवालिया निशान है वो हामिद मीर साहब की जानिब से उठाया गया है। अब नाज़रीन फरवरी में
आखिर इस तरह के क्या हालात हो जाएंगे कि जो इलेक्शंस हैं वो हो पाएंगे भी या नहीं हो पाएंगे, ये एक और बड़ा जो सवालिया निशान है वो पैदा हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपना जो हुक्म है वो दे चुकी है और कह चुकी है कि आगे नहीं बढ़ेगी। 8 तारीख को जो इलेक्शंस हैं वो होंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल भी दिसंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा और दूसरे हफ्ते से पहले इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए अगर 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने हैं, क्योंकि 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल भी होता है। और इतलात ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी करेगा और इलेक्शन की तैयारियां उनकी जानिब से तेज़ी से की जा रही हैं। लेकिन ये जो बड़ा दावा हामिद मीर साहब की जानिब से सामने आया है, और सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि ये जो दलील दी है और जैसे इसको जो PSL है उसके साथ जोड़ा है, तो ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहना है कि आखिर जो PCB के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, उनको बुलाकर पूछना चाहिए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब को, वो इसके ऊपर नोटिस लें और कहें कि ये क्या आखिर PSL जो है वो क्यों कराया जा रहा है और आखिर क्या ऐसे हालात हो गए हैं कि जो PSL है वो मजबूरी बन गई है कि वो आप UAE में करवाएं। तो अगर यही मामला है तो फिर फरवरी में तो इलेक्शंस भी हैं, तो अगर 4 शहरों में सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो फिर पूरे मुल्क में किस तरह से जो सिक्योरिटी है वो दी जाएगी। तो ये बड़ा एक अहम इंकशाफ था जो कि शाहजेब खानज़ादा के शो में हामिद मीर साहब जो हैं उनकी जानिब से किया गया। अब इसके साथ ही नवाज़ शरीफ के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की है हामिद मीर साहब ने, और उसमें वो ये क्या कहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है जी कि पीपल्स पार्टी और JUI जो है वो आखिर क्यों इस वक्त रोना रो रही है और लाडले का जो लक़ब दिया जा रहा है उनकी जानिब से नवाज़ शरीफ को, ऐसा क्यों है। इस पर वो कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी और JUI जो है उनकी भी लाडला बनने की ख्वाहिश थी, और क्योंकि उनकी लाडला बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो इस वजह से नून लीग की चूँकि ये ख्वाहिश पूरी हो गई है तो इस वजह से वो नून लीग पर इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा, उन्हें कोई कामयाबी भी नहीं हो रही। और नवाज़ शरीफ ऊपर से मौलाना फजल रहमान को लिफ्ट भी नहीं करवा रहे, और मौलाना फजल रहमान वो थे जो PDM के सरबराह भी थे और नवाज़ शरीफ की वापसी की जो ये राह हमवार हुई थी इसमें बड़ा अहम किरदार था। तो इस वजह से वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है नून लीग और JUI दोनों। ना सिर्फ ये बल्कि हो उल्टा उनके साथ ये रहा है कि बहुत सारी शमूलियतें जो कि पीपल्स पार्टी में या JUI में होनी थी वो मुस्लिम लीग नून में हो रही हैं। मिसाल के तौर पर ये जो बलूचिस्तान के अंदर, ये भी उनकी जानिब से एग्जांपल दी गई कि बलूचिस्तान में जो शमूलियत वगैरह हुई है मुस्लिम लीग नून में, ये नवाज़ शरीफ ने मजबूरन की, और असल में नवाज़ शरीफ ये चाहते नहीं थे कि उनकी शमूलियत हो, लेकिन नवाज़ शरीफ को उनको कबूल करना पड़ा। जाहिर सी बात है फिर यूं ही तो अगर आगे हुकूमत बनानी है, धांधली करनी है या लाडले को लेकर आना है तो फिर इस तरह के जो इक़दामात हैं वो तो होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर, ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो तमाम हदें पार कर चुके हैं। यानी कि कल भी मैंने इस वीलॉग में ये चीज़ बताई थी कि कोई शख्स सियासत में कितना ज़्यादा गिर सकता है। अगर इसकी अमली सूरत आपने देखनी है तो वो आप नवाज़ शरीफ को देख सकते हैं कि इस कदर वो गिर चुके हैं कि बदनाम ज़माना का लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि बदनाम ज़माना जो वहाँ के बलूचिस्तान के लोग थे उनको उन्होंने अपने साथ शामिल किया। और फिर ये भी कहा जी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये उन्हें मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि इमरान खान प्रोजेक्ट की बात किया करते थे और मीडिया पे भी वो बड़ा दिखाया जाता था, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं, अभी जो सूरत हाल हो रही है, इस पर कोई उस तरह से बात नहीं कर रहा। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है नवाज़ वाला, ये भी फेल होने जा रहा है। लेकिन असल हैरानगी तो नवाज़ शरीफ पर है कि इस हद तक वो पॉलिटिक्स में गिर कर और इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं, ये उल्टा उन्हीं के ऊपर ही जो है वो भारी पड़ेंगी, और जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है वो ख़त्म करके इस वक्त वो छोड़ेंगे और अपनी जो एक उनकी जो फैमिली नस्ल दर नस्ल वो सियासत को चलाना चाहते हैं, उस सियासत को भी वो ख़त्म कर रहे हैं। और मरीम नवाज़ जो कि ख्वाहिश रखती हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में शहबाज शरीफ की बजाय, उनका ये है कि उनका जो यानी ख़ानदान के अंदर जो ये झगड़ा था नवाज़ और शहबाज का,
तो मरीम नवाज़ ये ख्वाहिश रखती हैं कि वो उसके बाद नवाज़ शरीफ के बाद लीड करें। तो मरीम नवाज़ की नवाज़ शरीफ खुद ही यहाँ पर पक्की जो छुट्टी है वो करवा रहे हैं। ना सिर्फ मरीम नवाज़ की बल्कि जो आले शरीफ है आगे इनके शहबाज शरीफ हैं या हमज़ा शहबाज है या सलमान शहबाज हैं, ये जितने ये सारे शरीफ इस पॉलिटिक्स में भरे पड़े हैं, इन तमाम की जो छुट्टी है वो यहाँ पर वो करवा रहे हैं इस तरह के जो इक़दामात हैं वो करने के बाद। और फिर नाजरीन ज़्यादा मसला पीपल्स पार्टी या JUI को, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस वजह से भी पड़ा कि जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी या JUI में शामिल होना था उन लोगों ने अब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी है। और यही असल में मसला है कि लाडला उनको बनना था लेकिन लाडला नून लीग बन गई। और इस हवाले से एक पेशरफ्त, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हामिद मीर साहब ने बताई हैं, तो वो बार बार मैं उनको कोट नहीं कर रहा, लेकिन बीच में इसलिए कर रहा हूँ ताकि जहन में रहे कि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो ये यूँ ही नहीं बल्कि एक ज़ाहिर सी बात अगर हामिद मीर साहब इस तरह ही गुफ्तगू कर रहे हैं तो पीछे कुछ ना कुछ ठोस ज़रूर मौजूद है। तो बहरहाल एक एग्जांपल भी इसमें उन्होंने दी कि उन्हें एक आदमी ने, हामिद मीर साहब ने कहा कि कुछ मैसेजेस दिखाए और उस मैसेजेस में ये था कि उनसे पहले कहा गया कि आपने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है और 3 माह के बाद उनसे ये कहा जा रहा है कि अब आपने मुस्लिम लीग नून में जो शमूलियत है वो इख्तियार करनी है। तो अब इन मैसेजेस से ये नतीजा अखज़ किया गया कि 3 माह पहले तक तो पीपल्स पार्टी जो थी वो लाडली थी, लेकिन अब जो नवाज़ लीग है वो लाडली हो चुकी है। इवन के कदूस बजिंजो जो हैं, जो कि नून लीग में आए हैं और नून लीग के साथ अब वो लड़ेंगे, तो इन्होंने भी जरदारी को एक ख़त लिखा और कहा जी कि हमने आपके साथ शामिल होना था लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है कि अब हम मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी भी यही कहानी है कि KP में कुछ लोगों ने JUI में शामिल होना था लेकिन अब उन लोगों को, वो जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। तो यही ज़्यादा गिला है मौलाना फजल रहमान को भी और आसिफ जरदारी को भी। बहरहाल इनके साथ होना भी यही चाहिए। मौलाना फजल रहमान ही बहुत ज़्यादा पेश थे नवाज़ शरीफ को वापस लाने में और बड़ी जो लीडरशिप ये इनकी भरी पड़ी हुई थी। और दूसरे नंबर पर आसिफ जरदारी जो ख़ुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी कहते थे। तो 3 माह तक पहले इस डिटेल के मुताबिक तो वो लाडले थे, लेकिन खैर अब उनका जो ये लाडला है ये नवाज़ लीग बन चुका है। तो ये तो हो गई आले शरीफ के हवाले से कहानी। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब बेगुनाही के हवाले से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चीज़ जो है वो सामने आई है, वो आपके सामने रखता हूँ। रिजवान गलज़ई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, PTI को ही कवर करते हैं ये। अच्छा, इन्होंने एक ट्वीट किया और साथ ही एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है और ये बेसिकली एक ऑडिट रिपोर्ट है अलकादिर ट्रस्ट की, जिसमें अलकादिर ट्रस्ट के कुल असासे बताए गए हैं और फिर इसको कंपेयर किया गया है इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं अलकादिर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड, ये दोनों एक ही मुकदमे हैं, 2 नाम इनके इस मुकदमे के लिए जो है वो लिए जाते हैं। अच्छा, इसमें वो लिखते हैं जी कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अलकादिर के कुल असासे, अलकादिर ट्रस्ट के कुल असासे 66 करोड़ हैं। ये बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट है उन्होंने साथ लगाई हुई है। और इमरान खान ने 60 अरब रुपए की करप्शन कैसे कर ली, यानी कि 66 करोड़ के इसके असासे हैं और 60 अरब की करप्शन कैसे कर ली, पहला बड़ा सवाल। दूसरे नंबर पर लिखते हैं जी कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन और बिल्डिंग की मालियत 47 करोड़ है। मुआहदे के मुताबिक ट्रस्टी इमरान खान और बुशरा बीबी हैं। इस खैराती इदारे को बहरिया टाउन की जानिब से अतिया की गई ज़मीन या इस पर बनाई गई बिल्डिंग से कभी कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठा सकते। यानी कि जो एक एग्रीमेंट हुआ था जब ये ज़मीन वगैरह दी गई थी अलकादिर ट्रस्ट को, उसमें ये कहा गया था जी कि ये जो ज़मीन है ये अलकादिर ट्रस्ट के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। उसी ऊपर यूनिवर्सिटी या जो भी वहाँ पर कायम किया जाएगा, जो ट्रस्टी हैं वो इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, ना इस ज़मीन को बेच सकते हैं। ट्रस्टी इमरान खान और बुशरा बीबी थे। तो अब आखिर उन्होंने एक ऐसी ज़मीन जिसका वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ना उसको वो बेच सकते थे, ना उसके ऊपर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ और कायम कर सकते थे अलकादिर ट्रस्ट के अलावा, तो उससे वो फ़ायदा किस तरह से ले सकते थे। और उस ज़मीन की भी कुल जो मालियत थी, जो कीमत थी, वो 47 करोड़ रुपये थी। तो आखिर इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम क्या है, ये जो अलकादिर ट्रस्ट का सारा इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाया हुआ है या बुशरा बीबी के ऊपर मुकदमा बनाया हुआ है कि इमरान खान ने इससे कोई फ़ायदा ही नहीं लिया और फिर इसकी जो कुल मालियत, कुल असासे हैं वो 66 करोड़ के हैं और 60 अरब की जो करप्शन है वो कैसे कर ली। क्या इमरान खान साहब ने इसमें करप्शन कर दी है? तो ये कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सामने आए हैं और ये ट्वीट की शक्ल में इन्होंने
ये ट्वीट भी किया और नीचे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे लगाए हैं, जो कि पढ़कर मैंने आपके सामने रखे कि जो मुआहदा था वो असल में क्या था और इसमें कुल असासे और कुल मालियत जो है वो क्या थी। लेकिन खैर तोशाखाना भी था इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया, उससे भी हवा निकली। फिर अभी साइफ़र जो है वो भी अपने आखिर में लगा हुआ है। तो अब ये जो अलकादिर है ये भी अंजाम तक पहुँच जाएगा। आखिर में आपको बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने अपने जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ जो इस्तदा थी प्रोसिक्यूशन की, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। बल्कि आज ही दरख्वास्त उन्होंने दायर की है और उन्होंने कहा है जी कि जुडिशल जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने तो उन्हें उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जो सेशन जज और हाई कोर्ट थी लाहौर उन्होंने जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है जी कि ये जिस्मानी रिमांड जो है वो उनका ख़त्म किया जाए। तो बहरहाल ये एक दरख्वास्त उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।